नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात ऑनलाइन एजुकेशन की। लॉकडाउन के दौर में सब कुछ ऑनलाइन हो चला है। शॉपिंग पहले से ऑनलाइन थी, सरकार ऑनलाइन पेमेंट को पहले से बढ़ावा दे रही थी। अब लॉकडाउन में शिक्षा भी ऑनलाइन हो गई। स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी और छात्र घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे। ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ी चंद कंपनियों का कारोबार तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। ऑनलाइन एजुकेशन में शिक्षा का भविष्य देखा जाने लगा है। ऐसे वक्त में यूनेस्को और यूनिसेफ ने ऑनलाइन एजुकेशन पर चेतावनी जारी की है। दोनों एजेंसियों ने कहा है कि आने वाले वक्त में इससे गैर बराबरी फैलेगी। वहीं ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े प्लेटफॉर्म्स में फ्रॉड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज राजनीति में अगले आधे घंटे हम ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राइट टू एजुकेशन फोरम के संयोजक अम्बरीश राय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षा विभाग की पूर्व डीन प्रोफेसर अनीता रामपाल, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति ओझा और डीपीएस गाजियाबाद के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति गुप्ता। तो शुरुआत करते हैं उन स्कूलों से जहां पर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। सबसे पहले डीपीएस गाजियाबाद की प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति गुप्ता। डॉक्टर ज्योति, क्या एक्सपीरियंस है आपको? जिस तरह की अभी आप लोग पढ़ाई हर स्कूल में शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? पहले तो मैं ये करेक्शन करना चाहूंगी कि मैं डायरेक्टर प्रिंसिपल डीपीएस साहिबाबाद की हूँ, डीपीएस गाजियाबाद की नहीं हूँ प्रिंसिपल जी। और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सभी स्कूल्स ने शुरू करी हैं जी, जी, और स्कूल्स में बच्चों को एंगेज किया जा रहा है घर से ही, क्योंकि घर में बच्चों को इतने टाइम पे छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है और पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स भी घर से ही काम कर रहे हैं। तो बच्चों की एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं जहाँ पे एक फुल टाइम टेबल चलाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल सूट, जूम, जो जिस हिसाब से जिसने अपनी ट्रेनिंग करी है अपने टीचर्स की वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और बच्चों की एकेडमिक्स भी चल रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेशन भी है, बच्चे विजुअल आर्ट भी कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी कर रहे हैं घर से, और होम इकोनॉमिक्स में बच्चों को एंगेज किया गया है। बच्चे जो हैं घर में कैसे खाना बनाना है, कैसे बटन टाँकने हैं, फिनेंशियल लिटरेसी है, कुछ एम्ब्रॉयडरी क्लासेस हैं, ये सब भी करे जा रहे हैं। खाना बनाना, कुकिंग क्लासेस, साइंस थ्रू किचन, देन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे करना है, कैसे किचन वेस्ट को सेग्रीगेट करके और उसको कैसे अलग तरह से वेस्ट को रिड्यूस करके और रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये सब चीजें बच्चों को सिखाई चली। यानी आपका कहना है कि एक अच्छा अनुभव है। डॉक्टर प्रीति ओझा, आप बताएं कि ये जो शुरुआत हुई है, क्या इससे आपको लगता है किसी किस्म की कोई परेशानी बतौर प्रिंसिपल आपको समझ में आ रहा है, या बच्चों की ओर से कोई दिक्कत जो आप साथ बैठकर एक इंटरेक्शन होता है, क्या ऑनलाइन उसका विकल्प आपको महसूस हो रहा है? हो सकता है ऑनलाइन एक विकल्प है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि स्कूल्स के साथ ये सडनली हुआ है, और सडनली होने के कारण टीचर्स और बच्चे और पेरेंट्स तीनों के बीच में थोड़ा सा उलझन कुछ दिनों तक रहा, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एज अ स्कूल कि हम बच्चों को स्कूल एकेडमिक्स के साथ इंगेज रखें। तो जब हमने शुरुआत करी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने की, तो पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था सबसे सेफ मेथड कौन सा होगा। जब हम एक किसी निष्कर्ष पे पहुंचे तब हमने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम शुरू किया, लेकिन बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, वो नेटिव्स हैं टेक्नोलॉजी के, तो उनको समझ में आने लगा कि वो इसमें भी किस तरह से उस तरह की बदमाशियां कर सकते हैं जो हम नहीं चाहते कि वो करें। जैसे दूसरे स्कूल के बच्चों को दे दिया, लिंक दे दिया, और फिर कुछ और बच्चे आ गए, क्लास को डिस्टर्ब किया, बीच में टीचर को बोलना पड़ता था कि अब म्यूट करना पड़ेगा मुझे सबको। इंटरैक्टिव क्लास की जगह वन वे क्लास भी हो जाता है ये। और सबसे ज्यादा मुझे परेशानी होती है जब मैं प्राइमरी क्लासेस की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीन टाइम उनको उतना देना सही नहीं लगता। तो मेरे को ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ अपनी तरफ को लेकर जाना पड़ा, जहां पे मैं कुछ उनको एक्टिविटी देती हूँ, कुछ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू उन लोगों को लिंक्स देती हूँ, फिर कुछ टाइम उनको स्क्रीन के सामने रखती हूँ, कभी कभी मुझे पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो मेरे लिए काफी सारी जगह अभी तक
अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंट ही चल रहा है, और मैं बहुत सारी जगह चीजों को सीख रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय टीम। चलिए, आप सीख रही हैं और ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही ये जो तकनीकी समस्याएं हैं वो जाहिर है आप हल कर लेंगे। आपके पास संसाधन है और आपके छात्रों के पास, उनके परिवार के पास लैपटॉप है, इंटरनेट है। लेकिन अमरीश जी, ये जो हमने अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 2 स्कूलों के प्रधानाचार्यों से बात की तो उससे लगा कि ये ठीक है, कोशिश हो रही है और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन जो असली खतरा है कि पहले ही इस देश में जो शिक्षा है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग विभेद देखने को मिलता है। क्या ऑनलाइन क्लासेस, जैसा कि यूनिसेफ और यूनेस्को ने एक हमें संकेत दिया है, एक चेतावनी दी है कि इससे भारत जैसे देश में गैर बराबरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि उनका तो कहना है जो जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं वहां भी शायद ये और बढ़ जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये है कि ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन पहले से भी इंट्रोड्यूस हो रहा था, और इस लॉकडाउन के समय में जबकि देश के 1.5 मिलियन स्कूल्स बंद हैं तो ऑनलाइन के ऑप्शन के बारे में विचार किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में एनएसएसओ का एक आंकड़ा है 2017-18 का, वो ये कहता है कि हमारे देश के अंदर केवल 10.7% लोगों के पास जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटी है, जिसमें 4% रूरल एरियाज में है और लगभग 23-24% जो है वो हमारे शहरी एरियाज में है। तो अगर इतना कम एक्सेस है तो फिर हम उनके बारे में ही प्लानिंग बना रहे हैं जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी उपलब्ध है। जो बहुत सारे बच्चे रूरल एरियाज के हैं और जो इस समय खाने की समस्या से भी जूझ रहे हैं इस लॉकडाउन में, उनके पास कोई इंटरनेट फैसिलिटी है नहीं। तो इसलिए अगर हमें कोई पॉलिसी, अभी एमएचआरडी ने एक सजेशन मांगा था पढ़े भारत में ऑनलाइन करके, उसमें हम लोगों ने ये बात उठाई है कि ये ऑनलाइन फैसिलिटी, हम ऑनलाइन शिक्षा के, हालांकि इसमें बहुत खतरा है जो आपने पहले ही कहा कि इसमें बहुत सारा फ्रॉड का खतरा है, इसमें बड़ा बिजनेस का खतरा है, प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है जिनके पास वो फैसिलिटी है। फिर इन प्राइवेट स्कूल में जरा ये पूछिए कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, जो राइट टू एजुकेशन कानून के तहत 25% गरीब बच्चों का इन प्राइवेट स्कूलों में दाखिला हुआ है, उन बच्चों की शिक्षा कैसे हो रही है? क्योंकि उनके पास तो ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। वो तो इन प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्वेशन के कोटे से 25% के ईडब्ल्यूएस कोटे से गए हैं, वो कैसे बाकी बच्चों के साथ? बिल्कुल अमरीश जी, पूछ लेते हैं, यहीं पर पूछ लेते हैं, गंभीर सवाल उठाया। डॉक्टर ज्योति, आप ये बताइए कि जो ये ईडब्ल्यूएस कोटे से 25% लोगों को एडमिशन दिया गया है, वो कैसे पढ़ रहे होंगे? उनको भी अधिकार है पढ़ने का, लेकिन उनके घर में शायद लैपटॉप ना हो, शायद नेट ना हो, तो क्या आप उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों के साथ? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी अभी पढ़ाया जा रहा है, अभी जो भी बच्चों को एंगेज किया जा रहा है, वो दोबारा भी पढ़ाया जाएगा जैसे ही स्कूल खुलेंगे। ये इस वक्त सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि हम जो ये टाइम लॉस हो रहा है उसको आगे करना है हमें। ये इस वक्त सिर्फ बच्चों को मीनिंगफुली एंगेज करने के लिए हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। आगे जाके ये सब कुछ रिपीट होगा। और ये बहुत ही जो अभी बताया सर ने, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितने ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनके पास लैपटॉप्स तो नहीं है, बट आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे बच्चे जो कि एनसीआर में परिवार रहते हैं उनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, और स्मार्टफोन्स और उनका जो नेट कनेक्शन होता है वो भी उनके पास होता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी की अभी हमने बात करी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है या गूगल है या जूम है, ये सब एप्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हर पेरेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो एक समृद्ध परिवार से संबंध रखते हैं या नहीं रखते, तो उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। बिल्कुल। तो आज की अगर हम लोग इस डेटा को भी देखें तो नेटवर्क, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हर एक इंसान इस पे है। तो दिल्ली और एनसीआर में डॉक्टर ज्योति, आप जो कह रही हैं उसमें एक चीज तो साफ है कि फिलहाल आप उन बच्चों को छोड़कर
आगे बढ़ रही हैं ये कहते हुए कि हम दोबारा पढ़ाएंगे, और कुछ लोगों के पास जाहिर है स्मार्टफोन होगा। लेकिन डॉक्टर प्रीति, जब बात आप कर रही थी कि बहुत सारी दिक्कतें हैं और अभी जो हैंगआउट्स की बात हुई, ऐप्स की बात हुई, उनकी सुरक्षा को लेकर और बच्चों के साथ यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं अगर इस तरह के ऑनलाइन उसमें हुआ, ऐसे संकेत, ऐसी चेतावनी यूनिसेफ की ओर से खास तौर पर आई है। और आप बहुत सी दिक्कतों की बात कर रही थी, क्या आपको भी ऐसा खतरा लग रहा है? और दूसरा, ईडब्ल्यूएस के बच्चों का आपके यहाँ क्या हो रहा है? देखिए सर, जब हमारे यहाँ पर बच्चों का एडमिशन होता है तभी बच्चों को हम लोग वेबसाइट और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक तरीकों से कनेक्ट करते हैं स्कूल से, जिसमें सारे पेरेंट्स सक्षम होते हैं। ज्योति जी ने बिल्कुल सही बोला, उनके पास मोबाइल फोन्स और व्हाट्सएप ग्रुप एक जो छोटा सा बनता है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, वो जरूर बना होता है बहुत पहले से ही। और जरा सा भी अगर आप कुछ इस तरह का कार्य करते हैं जिसमें उन तक शिक्षा में जरा थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें इमीडिएटली कॉल आ जाता है, हमें इमीडिएटली मेल आ जाता है। और शायद इसी कारण हमारी टीचर्स और हम सब ने एक ब्लेंडेड लर्निंग शुरू किया, जिसका शब्द का प्रयोग मैंने पहले भी किया था, जहां पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज, रिटन वर्क ऑलरेडी डैशबोर्ड पे डाल के रखते हैं, जहां से पेरेंट्स उसको डाउनलोड करते हैं या देख लेते हैं। डाउनलोड नहीं भी करना पड़ा तो लिंक्स होते हैं जिसको ऑन करके वो चीजें देख लेते हैं जो हमारी टीचर्स लाइव रिकॉर्ड करके बच्चों के लिए स्टोर करके रखती हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग उन बच्चों को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से काम करने लगेंगे तो अब हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अमरीश जी, चलिए, तो आप बच्चे तो कहीं से भी पढ़ लेंगे। आपकी नियत पर हमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन जो समाज की स्थिति। प्रोफेसर अनीता रामपाल जुड़ गई हमारे साथ। प्रोफेसर रामपाल, ये जो सवाल उठ रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन ही अब ऐसा लगता है कि फिलहाल न सिर्फ लॉकडाउन में बल्कि आगे भी यही भविष्य है, और यूनिसेफ और ख़ास तौर पर जो यूनेस्को है उसकी ओर से चेतावनी आई है कि गैर बराबरी बढ़ाएगा, और भारत जैसे देश में तो इसका और भी बुरा हश्र होगा। आप क्या सहमत हैं इससे? बिल्कुल सही है जो जिस तरह की आपने चेतावनी दी है और संस्थाओं ने दी है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, नहीं ये जैसे स्कूल्स अगर कह रहे हैं कि हम केवल समय में उनको कुछ समय ऐसा है इसलिए हम स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहे हैं, तो वो सही है, उनके पास संसाधन है और उन स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। पर आपने जो ये बात रखी है कि इससे विषमता बढ़ती है और भी जो वंचित है उनको हम और ज्यादा पीछे छोड़ दें, ऐसा हमारी ऐसी व्यवस्था न बनाए। तो दूसरी बात जो ज्यादा जरूरी है ध्यान रखने की, कि हम बहुत मशक्कत करके ये कोशिश करते हैं कि एजुकेशन को वन वे ना समझा जाए। ये कोई ट्रांसमिशन नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि टीचर ने लेक्चर दे दिया और किसी ने उसको सुन लिया और यही शिक्षा है। हम उसको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये हमारी थ्योरीज यही बताती हैं कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। बच्चे जब एक साथ काम करते हैं तब सीखते हैं, ये एक इंडिविजुअल चीज नहीं है। तो ये तो ऑनलाइन तो और भी ज्यादा घातक है, क्योंकि ये फिर ये इसी चीज को आगे बढ़ाती है कि भाई आप अकेले हो, ले लो जो ऑनलाइन ले सकते हो, और इसमें जरूरत ही नहीं है एक साथ बैठने की, क्योंकि ये जो एजुकेशन लर्निंग जो होती है वो ऐसे नहीं होती है। तो ये एक समय है ऐसा, और कुछ स्कूल्स करना चाह रहे हैं, पर ऐसी नीति अगर बन जाएगी तो वो और ज्यादा घातक होगी। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की संभावनाएं और उससे जुड़ी खतरों की। खासतौर पर यूनेस्को और यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि ये समाज में गैर बराबरी बढ़ाएगा, जबकि लॉकडाउन के समय बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो गई है। भारत की जो ज्ञान मीमांसा है, उसकी परंपरा है, उसमें उपनिषद एक बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के बगल में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन अब यहाँ गुरु नहीं है, दूर से आपको स्क्रीन पर आ रहा है ज्ञान। जो भी आ रहा है, सामुदायिकता और सामूहिकता दोनों नदारद है। अमरीश जी हमारे साथ हैं, राइट टू एजुकेशन फोरम के संयोजक। अमरीश जी, ये जो पूरा मसला है ये कोई नया नहीं है। HRD मंत्रालय ने तमाम यूनिवर्सिटीज को पत्र लिखकर पहले ही कहा था कि आप ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़िए। तो पूरे देश में फिलहाल ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जिस तरह की एक मारामारी नजर आ रही थी नीति निर्माताओं के बीच, अब वो और खुल गई है। उसके क्या खतरे आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि ये आप स्कूल खत्म हो जाए, स्कूल धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा ऑनलाइन से, क्योंकि स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है,
यहाँ बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, अपनी जानकारियों को साझा करते हैं, और जैसा अनीता जी ने कहा कि एक कलेक्टिव प्रोसेस से ज्ञान का विकास होता है और बहुत सारे क्रिटिकल अप्रोचेस भी डेवलप किए जाते हैं। अब अगर ये ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो एक जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरा ये कि जो इंटरेक्शन और जो क्रिटिसिज्म की प्रक्रिया है, सवाल उठाने का जो प्रोसेस है, वो सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा और ये बिल्कुल बाजार की जरूरत के हिसाब से टेक्नोक्रेट डेवलप किए जाएंगे। ऑनलाइन से कोई आप नॉलेज नहीं बढ़ा सकते हैं, नॉलेज नहीं विकसित कर सकते हैं। नॉलेज तो इंटरेक्शन से विकसित होता है, डिस्कशन से विकसित होता है। ऑनलाइन में ये नहीं है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हायर एजुकेशन में तो ऑनलाइन कोर्सेज कुछ चल रहे हैं, पहले से भी चल रहे हैं। अब अगर ये स्कूल एजुकेशन जो कि एक सोशलाइजेशन का एक बहुत बड़ा मतलब एक जगह है, अगर वहां से ये धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ आप बढ़ जाएंगे, भारत जैसे देश में 80% बच्चे इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और उनका कोई योगदान इस शिक्षा में नहीं रहेगा। क्योंकि शिक्षा, बिल्कुल अनीता जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई पोस्टमैन वाला टीचर कोई पोस्टमैन नहीं है, ऊपर से आया और नीचे फैला दिया। ठीक है, पूछ लेते हैं। बिल्कुल, यशपाल जी कहते थे, यशपाल जी जो इस देश के मशहूर वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि ये संवाद बच्चों से भी टीचर का एक संवाद होता है। बच्चे भी बहुत सारे ज्ञान को लाने के स्रोत साबित होते हैं और उस इंटरेक्शन से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। डॉक्टर ज्योति, ये बात कही जाती है कि जैसा प्रोफेसर यशपाल की याद दिलाई, बहुत बड़े शिक्षाविद हमारे देश के थे, उन्होंने बहुत साफ कहा कि सिर्फ बच्चे नहीं सीखते, कई बार शिक्षक भी सीखते हैं। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन हो जाने से वो प्रक्रिया जारी रह पाएगी? आप देखिए कि इस वक्त भी सब शिक्षकों को तो नहीं पता था कि कैसे ऑनलाइन डिवाइसेस और टूल्स को यूज करना है। तो क्योंकि ये एक विकल्प है और क्योंकि अभी ये नीड ऑफ द आवर था, तो सब टीचर्स ने अपना पढ़ाई करके और टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को साउंड करके इस लायक बनाया कि वो क्लासेस ले सके। सब स्कूल्स के पास ये ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल भी नहीं था। इस वक्त टीचर्स इतने हार्डवर्क कर रहे हैं, इतने ज्यादा ओवरवर्क है, उनके पास घर में अपना डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं है, फिर भी वो सुबह क्लासेस लेते हैं, शाम को अपने लेसन प्लान बनाते हैं और लेसन ट्रांजैक्शन के पीपीटीज बना रहे होते हैं ताकि वो बच्चों को उस वक्त एंगेज कर सके और उनके साथ बातचीत कर सके। और इस वक्त पेरेंट्स घर में देख रहे हैं कि क्लास किस तरीके से ली जा रही है, किस तरीके से टीचर बच्चों को एंगेज कर रहा है, ट्रांजैक्शन किस तरीके से चल रहा है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स की रुक नहीं सकती। मैं प्रोफेसर रामपाल के साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ कि स्कूल में पढ़ाई कराना, कोलैबोरेशन होना, पीयर लर्निंग होना, बच्चों का एक दूसरे से सीखना बहुत जरूरी है। पर इस वक्त जबकि वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो जरूरी है कि हम बच्चों को एंगेज करें। चलिए, तो आपके लिए लॉकडाउन में एंगेज करना इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर प्रीति ओझा, आप जो बात कह रही थी उसमें लग रहा था कि काफी आप चीजों को हल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों को छोड़ दीजिए तो व्यवस्थाएं हैं नहीं लोगों के पास। लैपटॉप तो छोड़ दीजिए, नेट भी नहीं है। स्मार्टफोन की आप बात कर रही हैं, उसकी भी एक बहुत सीमित अपील है और ख़ास तौर पर जब आप डाउनलोड करने को कहती हैं, उस तरह की डाटा, उस तरह का स्पीड, वो सब एक बहुत बड़ी समस्या है। देश के स्तर पर जब आप ऑनलाइन के बारे में सोचती हैं तो आपको लगता नहीं कि आप तो आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे, लेकिन एक पूरा भारत छूट जाएगा? मेरे हिसाब से जब मैं ऑनलाइन टीचिंग की तरफ देखती हूँ तो मैं इसको बिल्कुल भी एक नीति के अनुसार पूरे साल ऐसे कराने का मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब आपने मुझसे सवाल किया कि मैं अभी फिलहाल कैसे काम कर रही हूँ, तो मैंने उसका उत्तर उस समय वैसे दिया था। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मुझे और क्या क्या परेशानी हो रही, तो अगर मैं डिटेल में जाती हूँ तो बिल्कुल आपने सही बोला है, इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाता है। देश के स्तर पे अगर मैं देखूँ, माता पिता बच्चे, हर क्लास के बच्चे गैजेट्स पे लगे हुए हैं और सबको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। मेरे पेरेंट्स मुझे कॉल करके कहते हैं कि हम कितने गैजेट खरीदे मैम, 2 लैपटॉप, 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल। तो परेशानियां कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लेकर तो हो ही रही हैं। और मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि इसका चस्का
ऑनलाइन जाने का बहुत ही बुरा होता है। ये एक विंडो से आपको आप शुरू करेंगे मैथमेटिक्स से और पहुंच जाएंगे रेखा तक, बिकॉज यू डोंट नो वे टू, आप कहाँ रुकना चाहते हैं। एडल्ट नहीं रुक पाता तो बच्चा कैसे यानी रुकेगा? जो बाल मन है और जो अब विकसित हो रहा है उसके जो खतरे हैं वो अलग है। प्रोफेसर अनीता रामपाल, इस तरह से बात आई है, उसके पहले भी ये कहा गया है कि तमाम जूम या इस तरह के जो बहुत से ऐप्स हैं उस पर काम करना निजता का हनन होने का एक बड़ा खतरा रहता है और छोटे बच्चे खास तौर पर उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी खतरा झेलना पड़ सकता है। क्या ये भी एक पहलू है इसमें? खतरा है जो हम एप्स डाउनलोड कर रहे हैं आजकल, लोग ये आरोग्य सेतु करने का दबाव था, ये सब इनमें बहुत खतरा है, क्योंकि इनमें जिस तरह से एनोनिमाइजेशन होना चाहिए वो नहीं होता, और जितना सर्वेलेंस का खतरा इससे आ जाता है वो सारे देशों में पाया जा रहा है। तो हमें इन सवालों से बचना है, और ये टेक्नोलॉजीज जो है ये हावी हो रही हैं शिक्षा पे। बहुत सालों से हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा का जो मायने होता है और शिक्षा का और लोकतंत्र का जो संबंध है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं कुछ समृद्ध स्टूडेंट्स के साथ बैठ के सोचूं कि मैंने शिक्षा कर ली। लोकतंत्र में स्कूलों में, और खासकर जैसे केंद्रीय विद्यालय और स्कूल जहां बच्चे अलग अलग तबकों से एक साथ आते हैं, वो लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है, क्योंकि हम एक दूसरे की और जिंदगियों को समझ कर ही आगे ज्ञान का अर्जन करते हैं। वो हम अगर वो छूट जाएगा तो अपने अपने चेम्बर्स में बैठ के, अपने अपने घरों पे बैठकर हम दुनिया को भी ऐसे ही रचेंगे, और जो असली सामाजिक असलियत है उसको समझने से भी दूर हो जाएंगे। यानी मुक्त आकाश में जो पंछी जिस तरह उड़ते हैं उसकी जगह आप कुएं के मेढक बनने के लिए भी मजबूर होंगे। हालांकि आपको ये भ्रम हो सकता है कि ऑनलाइन के जरिए आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, आखिर में आप बताइए, इस पूरी परिघटना को आप कैसे थ्योराइज करते हैं? सत्ता की नजर से क्या होने वाला है, ऑनलाइन कंपनियां जो चाह रही हैं, और स्कूल जो खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर है वो इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना शिक्षा में, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। ये एक एडिशनल है और इसको आप इंट्रोड्यूस कीजिए, लेकिन एडिशनल टूल के बतौर इंट्रोड्यूस कीजिए। ये आपके टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके स्कूल का रिप्लेसमेंट नहीं है। स्कूल की जो भूमिका है उसको खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी अगर प्रयास करे तो उसका हम पक्ष नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि इस समय भी अगर आप देखिए तो ये जो ऑनलाइन का डिस्कशन हो रहा है वो कितने 10% लोगों के लिए डिस्कशन हो रहा है। 90% तो अभी भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उनके पास कोई लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। अब आप मोबाइल से पढ़ाना चाहते हैं, व्हाट्सएप से पढ़ाना चाहते हैं, तब फिर मुझे बड़ा दुख होगा कि हमारी शिक्षा किस ओर जा रही है। मोबाइल से और इससे व्हाट्सएप से कोई पढ़ाई नहीं होती है, ये हमारे प्रिंसिपल साहबान भी जानते हैं। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप जब ऑनलाइन पर इतने चिंतित है, और हमने यही मिनिस्टर ऑफ एचआरडी को लिखा भी है कि आप ये 10% फैसिलिटी वाले लोगों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो उनकी शिक्षा के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए और लोकल टीचर्स को लगा करके उनको कैसे इस दौर में भी शिक्षा से जोड़े रखा जाए। वरना आप देखिएगा कि चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ेगी लॉकडाउन खत्म होने के बाद, और आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स होंगे, बच्चियों के ड्रॉप आउट्स होंगे, जिनमें हमने एक अच्छी खासी तरक्की हासिल कर ली थी राइट टू एजुकेशन एक्ट के आने के बाद। उन बच्चियों का बहुत ड्रॉप आउट होगा और आउट ऑफ स्कूल की संख्या बढ़ेगी। इसलिए सरकार पूरी बहस को केवल केंद्रित कर रही है जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, जो सुविधा संपन्न लोग हैं, उन्हीं के बच्चों की शिक्षा पूरा देश। बिल्कुल अमरीश जी, बिल्कुल बहुत गंभीर बात उठा रहे हैं जी। गाँव में, आदिवासी इलाकों में, दूसरे इलाकों में जो बहुत सारे समय खत्म हो रहा है। अमरीश जी, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है, और आदम गोंडवी का एक मशहूर शेर भी है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए मुल्क क्या आज़ाद है। और ये वही 90% लोग हैं जिनके पास लैपटॉप की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है। ऑनलाइन आप कैसे करेंगे? क्या 10% भारत उनको छोड़कर, या 10% इंडिया उस 90% भारत को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। राजनीति में आप सब ने हिस्सा लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। राजनीति में आज बस इतना ही। नमस्कार।